लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुजन समाज की राजनीति पतन की ओर है। लोकतंत्र में जितना मैं समझता हूँ कि उत्तराधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उत्तराधिकार ये कोई राजशाही नहीं है कि आप किसको अपनी कुर्सी पर किसी को बिठाएं। एक तरफ वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम का नाम लेकर के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के कि हमारे महापुरुषों ने कहा कि अब रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होगा, मत पेटियों से राजा होगा। तो मुझे अच्छा लगता कि पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए था और लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढांचे के तहत आकाश आनंद या किसी अन्य व्यक्ति को चुनकर के आना आता तो अच्छा लगता। उसके ब्लड से संबंधित कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी बड़े पद पर नहीं होगा, ये पार्टी के बायलॉज में लिखा है, पार्टी के संविधान में लिखा है। लेकिन किस आधार पर आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, किस आधार पर उनको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया, किस आधार पर उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया, किस आधार पर बहन जी के भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, किस आधार पर और परिवार के लोगों को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो मुझे लगता है कि जिस ढर्रे पर कांग्रेस चल रही है, जिस ढर्रे पर समाजवादी पार्टी चल रही है, जिस ढर्रे पर आरजेडी चल रही है, अब उसी ढर्रे पर जो है वो बहुजन समाज पार्टी चल रही है। कल बहन जी ने मोहर लगा दी है आकाश आनंद को पार्टी का मैं कोई बसपा के बहन जी ने बुलाया था 2022 में, गया था, फोटो खिंचवाई थी उनके साथ बैठ करके, चाय कॉफ़ी पी थी, नाश्ता किया था। उन्होंने थोड़ी जिम्मेदारी दी थी, अपनी जेब से 10-15 लाख रुपए खर्च करके जिम्मेदारी निभाई। रिजल्ट हमको पता था क्या होना, हम अपने यहाँ चले आए। राजनीति तो क्या बहन जी अपने पूरे जीवन में 4 लोगों को तैयार नहीं कर पाई? क्या बहन जी अपने जीवन में 2 लोगों को तैयार नहीं कर पाई? बहन जी के पूरे जीवन में ऐसा हुआ है कि एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो बसपा की राजनीति को संभाल सके या आगे बढ़ सके। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग नकारा नहीं थे, हो सकता है बहन जी ने खुद लोगों को तैयार नहीं किया, खुद लोगों को आगे नहीं आने दिया। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा? क्या नाम है, विदेशी सलाहकार को? तुम्हारे पास में ऐसे लोग हैं तो जो लोग इस लेवल की समझ रखते हो, तुमने लोग इस प्रकार के तैयार किए हैं, तुम्हारे पास में कौन है बताइए मुझे। तो ये हवाई मामले हैं देने से कि जी नेक्स्ट पीएम बहन जी और नेक्स्ट पीएम ये और नेक्स्ट पीएम नारा देकर के खुश हो, अच्छी बात है, लेकिन जमीन पे आपका कितना काम है ये विश्लेषण का विषय है। शुभकामनाएं बहुत बहुत कि जिस इंसान को जनता ने नकार दिया, जिस इंसान को छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के और तेलंगाना और अन्य जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ और पिछले 4 साल से आकाश आनंद वहाँ लगे थे, युवाओं में जा रहे थे, काम कर रहे थे। और बहुजन समाज पार्टी को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव के अपेक्षा में इस बार लगभग 57% कम वोट पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंसान पिछले 4 साल से काम कर रहा था और उसके काम करने का रिजल्ट ये है कि जो पिछली बार रिजल्ट था उससे भी 57% कम वोट पड़ा। तो इसका मतलब आकाश आनंद को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आवाम ने नकार दिया। और उसके बावजूद भी समीक्षा होनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कहाँ कमी रह गई, लोगों ने क्यों आकाश आनंद को नकार दिया। लेकिन उसके बाद में लखनऊ में तमाम पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के बीच बुला करके आकाश आनंद की पीठ थपथपाना, शाबाशी देना और पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर देना। तो ये बहन जी का व्यक्तिगत मामला है, मायावती जी का, और उनके लिए साधुवाद, उनके विवेक के लिए साधुवाद। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुजन समाज की राजनीति पतन की ओर है। लोकतंत्र में जितना मैं समझता हूँ कि उत्तराधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उत्तराधिकार ये कोई राजशाही नहीं है कि आप किसको अपनी कुर्सी पर किसी को बिठाएं। एक तरफ वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम का नाम लेकर के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के कि हमारे महापुरुषों ने कहा कि अब रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होगा, मत पेटियों से राजा होगा। तो मुझे अच्छा लगता कि पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए था और लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढांचे के तहत आकाश आनंद या किसी अन्य व्यक्ति को चुनकर के आना आता तो अच्छा लगता। और दूसरी तरफ जितना मैंने बहुजन समाज पार्टी के बायलॉज को पढ़ा है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके ब्लड से संबंधित कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी बड़े पद पर नहीं होगा, ये पार्टी के बायलॉज में लिखा है, पार्टी के संविधान में लिखा है। लेकिन किस आधार पर आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, किस आधार पर उनको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया, किस आधार पर उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया, किस आधार पर बहन जी के भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, किस आधार पर और परिवार के लोगों को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो मुझे लगता है कि जिस ढर्रे पर कांग्रेस चल रही है, जिस ढर्रे पर समाजवादी पार्टी चल रही है, जिस ढर्रे पर आरजेडी चल रही है, अब उसी ढर्रे पर जो है वो बहुजन समाज पार्टी चल रही है। कल बहन जी ने मोहर लगा दी है आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बना करके। और क्या खूबी उन्होंने देखी है, कैसे देखा है, क्या उपलब्धि आकाश आनंद की अभी तक रही है पिछले 4 साल में। मैं समझता हूँ कि 2018 में पहली बार आकाश आनंद पब्लिक में आए थे और 18 से लेकर के और अभी तक लगभग 5 साल में, 4 साल में
क्या उपलब्धि आकाश आनंद की रही है। मैं तो पहले भी कहा था कि आकाश आनंद को अगर राजनीति करनी है, लोग कहते हैं कि अगर आकाश आनंद को राजनीति करनी है तो वो किस पार्टी में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति करने का मतलब है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आकाश आनंद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश देख रहे थे तो आकाश आनंद को चाहिए था कि वो राजस्थान या मध्य प्रदेश से कहीं से एक चुनाव लड़ते, कितने वोट पड़ते, कितने वोट नहीं पड़ते तो पता चलता। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाया, समाज ने उनको, उनके प्रत्याशियों को नकार दिया। उसके बावजूद भी बहन जी ने इनाम के तौर पर उनको पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पार्टी पतन की ओर है, और कोई चमत्कार ही हो जाए तो मैं कहता नहीं हूँ। अगर बहुजन समाज पार्टी 2024 का चुनाव अपने बल और बूते पर लड़ी, जिसको बहन जी अक्सर कहती है कि अपने बलबूते पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो मैं कहता हूं कि 5 या 4% वोट रह जाएगा। और दलित समाज ने जिस प्रकार 2022 में बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया, उसी प्रकार खास तौर से जाटव चमार ने नकार दिया बसपा को। और मेरे पास एक एक सीट का विश्लेषण अगर कोई मुझसे बहस करना चाहे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जहाँ जाटव और चमार का वोट था 1 लाख, वहाँ पार्टी को 15,000 और 16,000 वोट पड़ा। तो उसके लिए जो पार्टी के पदाधिकारी उनको तैयार रहना चाहिए कि आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी तरक्की करेगी और पतन की ओर जाएगी। आपको नहीं लगता कि हर बार आप पे आरोप लगते हैं कि आप हमेशा बीएसपी के विरोध में बोलते हैं, कहीं ना कहीं बीएसपी का विरोध करते हैं? देखिए, मैं कोई बसपा का पदाधिकारी तो हूँ नहीं। मैं कोई बसपा के, बहन जी ने बुलाया था 2022 में, गया था, फोटो खिंचवाई थी उनके साथ बैठ करके, चाय कॉफ़ी पी थी, नाश्ता किया था। उन्होंने थोड़ी जिम्मेदारी दी थी, अपनी जेब से 10-15 लाख रुपए खर्च करके जिम्मेदारी निभाई। रिजल्ट हमको पता था क्या होना, हम अपने यहाँ चले आए। अगर हमारे घर में आग लगी है, मेरे घर में आग लगी है, और मेरे घर की आग को मुझे बुझाना है, और या फिर जो आदमी घर का मुखिया है उसे बुझाना है, और मैं शोर मचा रहा हूं कि आग लग रही है उसको बुझाओ, और लोग कहेगा नहीं ये तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और सब कुछ आपके सामने जल करके खाक हो रहा है, सब कुछ आपके सामने समाप्त हो रहा है। तो मुझे जो लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि राहुल नागपाल बसपा के खिलाफ बोलता है, मैं बसपा के खिलाफ नहीं बोलता भाई। बसपा में जो गलत हो रहा है मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। 2006 में मान्यवर साहब की डेथ हुई, और 7 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी बसपा की उत्तर प्रदेश के अंदर। 7 के बाद में जितने चुनाव आज तक हुए हैं 15 साल में, 16 साल में, वो सारे के सारे चुनावों में बसपा हारी है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा, बहन जी लेगी, कोई ना कोई अपनी जिम्मेदारी इसको ले कि आप 2009 का लोकसभा चुनाव क्यों हारे, आज 2014 का चुनाव क्यों हारे, आप 2000 का विधानसभा चुनाव क्यों हारे, आप 2019 का चुनाव क्यों हारे, आप 2024 में अकेले बल और बूते पर चुनाव कैसे लड़ रहे हो? उस समय पर, जिस समय पर बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी और रूल कर रही है 2 बार से देश के अंदर, उसकी हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। वो 30-35 पार्टियों को लेकर के चुनाव लड़ रही है। तो किस आधार पर, किस कोर कमेटी में यह फैसला लिया गया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि आप जैसे टारगेट कर रहे हैं कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी क्यों घोषित, लेकिन आकाश आनंद के अलावा कोई और जो समाज में बहुजन समाज पार्टी पे कोई और ऐसा नेतृत्व करने वाला आपको दिखता है कि जिसे इस पद से यानी कि घोषित किया जाता? मान्यवर साहब काशीराम अपने समय पर जब वो सक्रिय राजनीति में थे तो उन्होंने 1000 आदमी तैयार किए जो उस कुर्सी पर बैठ सकते थे। मैं 100-200 के नाम भी बता सकता हूँ आपको। ऐसा नहीं है, अगर मान्यवर साहब काशीराम बहन जी को खोज सकते हैं, फूल सिंह बरैया को खोज सकते हैं, सोनालाल पटेल को खोज सकते हैं, और तमाम लोगों को खोज सकते हैं, ला सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं राजनीति, तो क्या बहन जी अपने पूरे जीवन में 4 लोगों को तैयार नहीं कर पाई? क्या बहन जी अपने जीवन में 2 लोगों को तैयार नहीं कर पाई? अगर एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट पढ़ते हैं और 40 के 40 फेल हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे नालायक हैं। ये भी हो सकता है कि टीचर ने ना पढ़ाया हो। अगर बहन जी के पूरे जीवन में ऐसा हुआ है कि एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो बसपा की राजनीति को संभाल सके या आगे बढ़ सके, तो मैं समझता हूं कि वो लोग नकारा नहीं थे। हो सकता है बहन जी ने खुद लोगों को तैयार नहीं किया हो, खुद लोगों को आगे नहीं आने दिया हो। पतन की बात करें, लेकिन वही पदाधिकारी बोल रहे हैं कि सरकार उनके बिना नहीं बनेगी, प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी। तो मेरी तो शुभकामनाएं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि बहन जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए साथ 252 सीट चाहिए ना, 272-252 कुछ चाहिए। तो अभी तो आपके पास में एक भी आने की संभावना है नहीं, तो सीट कहाँ से लाओगे आप? पहले तो ये बताओ। और फिर अगर बहन जी प्रधानमंत्री बन भी गई तो फिर आपके पास में 40 लोग वो कहाँ से आएंगे जो मंत्री बनेंगे? मुझे बताओ, वित्त मंत्री कौन बनेगा, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा, क्या नाम है, विदेशी सलाहकार को? तुम्हारे पास में ऐसे लोग हैं कि जो लोग इस लेवल की समझ रखते हो? तुमने लोग इस प्रकार के तैयार किए हैं? तुम्हारे पास में कौन है, बताइए मुझे। तो ये हवाई मामले हैं। 3 प्रकार के पीएम होते हैं, हम तमाम लोग कहते हैं पीएम, नेक्स्ट पीएम, ठीक है। और क्या नाम है, जो नेक्स्ट पीएम है वो नेक्स्ट, बहन जी पिछले 20 साल से नेक्स्ट पीएम है, अभी तक वो पीएम की कुर्सी के आसपास नहीं आ पाई हैं। पीएम बनने के लिए काम करना पड़ेगा। ये पदाधिकारी जितने अंधभक्त बने घूम रहे हैं, इनको खुद चुनाव लड़ा दो तो ये खुद चुनाव हार जाएं। और मैं तो कह रहा हूँ आज की तारीख में जो बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई आनंद जी, आकाश आनंद जी, तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी वो खुद चुनाव लड़ें, दिल्ली में आकर लड़ लें, पता चल जाएगा कितने वोट मिलेंगे। ये कह देने से कि जी नेक्स्ट पीएम बहन जी और नेक्स्ट पीएम ये और
नेक्स्ट पीएम का नारा देकर के खुश हो अच्छी बात है, लेकिन जमीन पे आपका कितना काम है ये विश्लेषण का विषय है। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या विकल्प है? आपने बहन जी को तो एक सिरे से नकार दिया कि वो पतन की औरत, तो दूसरा कौन सा विकल्प है जो अभी राजनीति में कोई बहुजन समाज के पास में विकल्प नहीं है। जब तक बहन जी हैं तब तक दूसरा आदमी खड़ा नहीं हो सकता। आपने उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में देखा, चंद्रशेखर को भी देखा और तमाम लोगों को देखा। अभी बहुजन समाज का, खासतौर से शेड्यूल कास्ट में भी चमार का वोट, शेड्यूल कास्ट में भी चमार के अलावा कुछ बचा नहीं है। बाकी सारी चाहे वो खटीक है, चाहे वो पासी है, चाहे वो धानक है, एक का दुक्का को छोड़कर के सारी की सारी जातियाँ बीजेपी में शिफ्ट हो गई हैं। चमार जाटव जो है वो अकेला बचा है और चमार जाटव भी अब कांग्रेस की तरफ देख रहा है और उन्होंने पिछली बार भी उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन को वोट दिया, सपा को वोट दिया था। मैं सीटों के नाम बता सकता हूँ जहाँ जहाँ वोट पड़ा है। तो बसपा को छोड़ करके लोग जाने के मूड में हैं। उनका जो अपना कैडर वोट है वो उनके साथ नहीं है। तो आप जो विकल्प की बात करें तो राजनीति में अभी कोई विकल्प नहीं है। शेड्यूल कास्ट का वोट इधर उधर भटकेगा। 10-5 साल शेड्यूल कास्ट की राजनीति खराब होगी। राजनीतिक पार्टी कोई उसके लिए तैयार नहीं है, आगे नहीं आ रही है। हो सकता है लोग कांग्रेस में शिफ्ट हो जाए। वो आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर के साथ लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं? चंद्रशेखर कहीं ना कहीं पकड़ बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर का जहाँ तक सवाल है, चंद्रशेखर को भी लोग नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसको एक अच्छा योद्धा स्वीकार कर सकते हैं, उसको एक अच्छा लड़ाका स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन नेता के लिए भी उतनी समझ चंद्रशेखर में, उनके आसपास के लोगों में नहीं है कि वो उनको समाज नेता स्वीकार करें।